हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र के हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसी के क्रम में ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडल प्रैक्टिस सेट और जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है ए सीरीज़ के नाम से, तो वो उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और 2017 के जो अलग अलग शिफ्ट के पेपर हैं जो मैं वो पढ़ा रही हूँ उसकी भी लिंक आपको वहीं पे उसी चैनल की मिल जाएगी, मतलब प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उसके पूरे वीडियो देख सकते हैं जितने भी बन चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें प्लेलिस्ट में क्या होगा, आप जितने बन रहे हैं और जितने आने वाले हैं सभी की एक जगह पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सभी दायित्वों का जो निर्वहन करता है वो किस स्वायत्त संगठन के नाम से करता है। मतलब एक किस स्वतंत्र संगठन के, स्वायत्त मतलब होता है जो स्वतंत्र रहती है, तो किसके साथ मिलके करता है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, इसके माध्यम से तो करता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसके माध्यम से भी करता है। राष्ट्रीय महिला कोष, इसके माध्यम से भी करता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें राष्ट्रीय महिला कोष की, तो राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई थी। जो गरीब महिलाएं होती हैं, अगर वो कुछ काम करना चाहती हैं और उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की थी। इसमें स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, जिसको हम SHG बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और महिलाओं का आर्थिक विकास किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय जो महिला अधिनियम है उसके तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी 1993 में, और ये वित्त प्रदान करता है महिलाओं को, गरीब महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से। दूसरी बात करें अगर हम केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए। वही समाज में महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, एक और बात जो राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में है वो ये है, इसको RMK बोला जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष को क्या बोला जाता है? RMK बोला जाता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो महिला बाल विकास मंत्रालय के रूप में हुई थी, एक स्वायत्त निकाय के रूप में। और जो सोसाइटी पंजीकरण होता है अधिनियम, किसी भी संस्था की स्थापना होती है एक पंजीकरण के तहत होती है। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1860, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी कि एक बार ही पिछले पेपर्स को एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही कोई टॉपिक पढ़िए। मैंने देखा है कि बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है। प्लीज़ अपने पथ से भ्रष्ट ना होकर जो आना है वही फोकस कीजिए। हर कुछ, जैसे कि कोई मानव अंग है तो उसको बहुत डीपली मत जाइए, गर्भावस्था है तो उसको बहुत डीपली नहीं जाइए। आप कोई विज्ञान नहीं पढ़ रहे हो, आप MBBS नहीं कर रहे हो, आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। सुपरवाइज़र में जितना नॉलेज एक औरत को होना चाहिए, गर्भवती महिला जब उसके पास आती है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो उसके समक्ष होते हैं, उनके संबंध में जो जानकारी होती है वही आपको याद करना है। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाके अपना समय पर ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लें और पेपर बहुत साधारण आ जाए। तो हर चीज़ आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इस तरह से फोकस कीजिएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला है पोषण ट्रैकर के अनुसार। देखो, पोषण ट्रैकर एक महिला आंगनवाड़ी में बनाया गया है। पोषण ट्रैकर इसके अनुसार ये तय करते हैं कि जो पोषण की स्थिति है वो हर प्रदेश में, राज्य में, क्षेत्र में कितनी है। तो वो इस पोषण ट्रैकर के अनुसार 2024 में मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर कितनी प्रतिशत हुई। तो जो पोषण ट्रैकर के अनुसार 2024 में जो वृद्धि हुई है वो 3% हुई है। पहले 27% था और अब 31% हो गया है। ये 2024 3-4 दिन पहले की ही रिपोर्ट है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं करंट के साथ आपको क्वेश्चन करवाऊंगी,
करंट जो अपडेटेड रहेगा, पुराने जो वो रहेगा, मैं पुराना जो डाटा रहेगा मैं उसको नहीं, क्योंकि पेपर अभी आना है तो करंट के ही हिसाब से कोई करंट की न्यूज़ होगी तो वो ज़रूर पूछी जाएगी, तो उसी के अनुसार ही मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, उसी के अनुसार ही मैं आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ करा रही हूँ। और हमारा जो ग्रुप है जो आपको हमारे सुपरवाइज़र नोट्स के साथ मिला है, उसमें मैं बहुत शानदार तैयारी करा रही हूँ। डेली टेस्ट लिए जा रहे हैं, डेली टॉपिक दिए जा रहे हैं। आज वहाँ पे पंचवर्षीय योजना का टेस्ट है, कल वहाँ मैंने मैग्नीशियम का टेस्ट लिया। तो छोटा छोटा करके टेस्ट लेते हैं तो वो टॉपिक याद रह जाता है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। देखो ये तो सभी को पता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है, 1098। बट ये किसी को नहीं पता कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी। याद रखना, चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना 1996 में हुई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी। क्या होता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, 1098 है। सबसे पहले ये 1996 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के जो प्रोफेसर हैं जेरू बिलमेरिया द्वारा परिवार और बाल कल्याण विभाग में की गई थी। ये भी याद रखना, कब की गई थी, 1996 में। कहाँ पे की गई थी, मुंबई में। किसके द्वारा की गई थी, बिलमेरिया द्वारा की गई थी। ये तीनों फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, कब की गई थी, कहाँ की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसके बारे में एक बार पढ़ लो, पोषण ट्रैकर के बारे में। कमलनाथ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भीषण कुपोषण की चपेट में आ गया है। प्रदेश की आंगनवाड़ियों में पंजीकृत 6 वर्ष से जो कम उम्र के 66 लाख बच्चे हैं, उनमें से 26 लाख यानी 40% जो बच्चे हैं वो बोने पाए गए हैं। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कितने प्रतिशत बच्चे बोने पाए गए हैं, 40%। वहीं करीब 17 लाख यानी 27% बच्चों का जो वजन है वो मानक औसत वजन से कम पाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर की जनवरी 2024 की रिपोर्ट, देखो मैंने बताया था अभी की है, जनवरी 2024 की रिपोर्ट है। इसमें बताया है कि पिछले 2 माह में ही कम वजन वाले बच्चों की संख्या में 3% की बढ़ोतरी हुई है। मई 2024 में जहां मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ियों में कम वजन वाले बच्चों की संख्या 24% थी, जुलाई 2024 में बढ़कर ये 27% हो गई है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में कितने आंगनवाड़ी कितने बालवाड़ी सह संस्कार स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने बालवाड़ी सह संस्कार स्थित है, तो मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी संस्कार केंद्र स्थित हैं। कितने हैं, मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी संस्कार केंद्र स्थित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने बालवाड़ी संस्कार केंद्र हैं, तो मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी संस्कार केंद्र हैं। याद रखिएगा कितने हैं, मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी संस्कार केंद्र। अब ये बालवाड़ी संस्कार केंद्र होते क्या है ये पढ़ लेते हैं, और कहाँ कहाँ पर हैं ये भी पढ़ लेते हैं। देखो, गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने, अनौपचारिक शिक्षा मतलब औपचारिक शिक्षा, आप नर्सरी में गए, आप स्कूल में गए, संस्थागत जो शिक्षा होती है टीचर आपको पढ़ाता है वो औपचारिक शिक्षा होती है। जनरली बच्चों को खेल खेल में जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र संचालित हैं। इन संस्कार केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र होते हैं इसमें कितने वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं। दूसरा पूछेंगे कि किन महिलाओं और बच्चे होते हैं, तो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। एक जो बालवाड़ी होती है उसमें 25 से 30 बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र हैं। कौन कहाँ पे हैं, मंडला में हैं, बालाघाट में हैं, बुरहानपुर में हैं, ग्वालियर में हैं, मझगवा रीवा में है और भोपाल के बैरसिया में है। तो ये 6 जगहों पर, ये भी इनमें से भी पूछ सकते हैं। ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, इनमें से कौन बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र नहीं है, तो याद रखना है कि कौन सा नहीं है। बाकी मंडला, बालाघाट, बुरहानपुर, ग्वालियर, मझगवा एवं बैरसिया में जो बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं, बहुत शानदार तरीके के नोट्स हैं। हम
जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, अकेले हम नोट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, हम डेली आपको सरल तरीके से टॉपिक बना कर भेज रहे हैं। डेली हम टेस्ट ले रहे हैं। टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, दोनों का ही एक पेड ग्रुप बनाया है। ये पेड ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। जो लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में, जिन्होंने नोट्स लिए हैं, डेली का एक टॉपिक उनका तैयार हो जाता है। वो इस तरह से कंप्लीट तैयार होता है कि उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता, ये मेरी गारंटी रहती है। हम एकदम भर के चीज़ें नहीं देते कि हमने 10-10 पेज दे दिए। जैसे कि कल की बात है, मैंने कल मैग्नीशियम का टेस्ट लिया था। मैग्नीशियम की 0 से 3 माह के बच्चे से लेकर जो वयस्क अवस्था, उसकी मात्रा कितनी है, मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है, शरीर में कितना होता है, इसका पोषण क्या होता है, किसकी कमी से क्या हो जाता है, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे टेस्ट में ले लिया था और स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है और बहुत शानदार उनका मैग्नीशियम तैयार हो गया। आज मैंने वहाँ पे पंचवर्षीय योजना दिया है। इसके पहले मैंने कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण या संचार का करीब 107-8 क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके बाद देखो ये वाले फैक्ट एक बार मैं बताऊँ, जैसे कि संप्रेषण हुआ ना, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक जो सामुदायिक संगठन है वो वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो हम इस तरह से करवाएंगे जो पेपर में आना है। आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़रूरत से ज़्यादा हर टॉपिक पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत स्मार्ट स्टडी आपको करना है, भेद चाल में आपको नहीं पढ़ना है। आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप मेरा नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, पर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़िए। हमारे जो नोट्स हैं उनके साथ आपको ये 7 बुकलेट मिलेंगी। चार्ज हमारे नोट्स का 1399 प्लस 100 कोरियर है। आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि हमारे नोट्स हैंड रिटन है। हम 7 बुकलेट देते हैं, विथ ग्लॉसी देते हैं साथ में। एक हमारा जितने की मार्केट में बुक्स आ रही है ना, उतना तो हमारा ये प्रैक्टिस सेट ही है, लगभग 300-400 पेज का, जिसमें 3000 प्लस MCQ है। एक 1 लाइनर बुकलेट है 1000 प्लस 1 लाइन की, और बाकी ये 5 थ्योरी बुकलेट हैं। इसमें 100 रुपीज़ इसमें कोरियर चार्ज आता है, तो 1499 आपका चार्ज चला जाता है। इस प्रकार ये 7 बुकलेट ऑफलाइन मिलती हैं जो आपके घर आती हैं, और जो ऑनलाइन होता है वो हम आपको वो ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे तैयारी कराते हैं। ये आपको हमारे नोट्स के साथ एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है 3000 प्लस MCQ का। इस प्रकार की बुकलेट दी जाती हैं। देखिए ये हमारा ग्रुप है, सुपरवाइज़र तैयारी के नाम से एक ग्रुप है हमारा। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो नोट्स लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे डेली करवाए जाते हैं कि जैसे कि ये माँ के दूध के कक्षा किताब पर कितने घंटे तक संग्रहित रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम टेस्ट लिए जाते हैं। कल तो मैंने टेलीग्राम पर टेस्ट लिया था, एक टाइमर सेट करके कि इतने समय में आप लोगों को, जिससे आपको पता चले कि कितनी आपकी गलती। एक साथ 200 क्वेश्चन बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, लेकिन छोटा टॉपिक याद सभी लोग कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है और बाकी मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जो टॉपिक मैं बना के देती हूँ, मैं खुद से बना के देती हूँ, हैंड रिटन डायग्राम में बना के देती हूँ, ड्रामेटिक बना के देती हूँ, जिससे कि वो आप लोगों को याद हो जाए। ऐसे मैं सारे टॉपिक आपको याद करवा दूँगी। तो जो लोग भी मेरे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 6260190944। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर लिखा मिल जाएगा, ये मेरा नंबर है। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करके अपना फुल एड्रेस भेजना है, नाम, एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर। साथ में आपको तुरंत जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट की मैं लिंक दूंगी, जैसे ही आप 1499 का पेमेंट करेंगे, हम आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लेंगे। रात को हर रोज़ 9:30 बजे से टेस्ट होता है हमारे ग्रुप में। टॉपिक मैं आपको दे दूंगी जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आज का टॉपिक। बाकी पुराने जो टॉपिक हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और हम बार बार उनका टेस्ट लेते रहेंगे ताकि उनका रिवीजन होता रहे। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, हमारे ये टेबुलर फॉर्म, हैंड रिटन, बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स। हमने हैंड रिटन है तो हमने भी कॉपी ही कराई है इनकी। डायरेक्ट अपन प्रिंट कराओ तो प्रिंट में 1-1000 प्रतियाँ निकाल दो तो बहुत कम में पड़ जाता है, लेकिन हमारा हैंड रिटन है तो हमको खुद कॉपी कराना रहता है। तो 1499 में हम आपको 7 बुकलेट भी दे रहे हैं, प्लस एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप भी दे रहे हैं। जो भी लेना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष समेकित बाल विकास योजना ICDS आरंभ हो गई थी? किस वर्ष ये ICDS को आरंभ किया गया था? तो देखो ये तो सभी लोगों को पता है ये वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत तेज़ वीडियो बना रही हूँ, और वीडियो जब स्टार्ट किया था तब तो पानी नहीं गिर रहा था, अभी बहुत तेज़ पानी गिरने लगा। खैर अच्छा है, पानी गिरेगा तो पानी की कमी नहीं होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ICDS की स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी। ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड
चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये ICDS का फुल फॉर्म होता है। ये 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सुविधा लाई जाती है। आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ पानी गिर रहा है। तो भारत में इसको हिंदी में बोला जाता है भारत में बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्यक्रम, ये इसको बोला जाता है। 1975 में इसको आरंभ किया गया था। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सुविधा आरंभ हुई है। और इसकी डेट अगर पूछे तो 2 अक्टूबर को ये आरंभ हुआ था। जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं बच्चे, उनको सुविधाएं देने के लिए इसका आरंभ किया था। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग पर महिलाओं एवं बच्चों के विकास क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करने वाले निम्न में से किसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करता है महिलाओं और बच्चों के लिए, तो उसको किसके साथ भागीदारी आवश्यक है। मतलब कोई भी संस्थान है, कोई भी विभाग है, अगर उसको महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है तो उसको किस संस्था के साथ समन्वय करना होगा, तो उसको यूनिसेफ के साथ समन्वय करना होगा। मेरी जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है उसका जो A2 वीडियो है, A2 में मैंने आपको A2 या A3 है, उसमें मैंने आपको यूनिसेफ पढ़ाया है। यूनिसेफ के करीब मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं। यूनिसेफ की स्थापना दिवस, यूनिसेफ के प्रमुख, प्रथम अध्यक्ष, किसने भूमिका निभाई थी, इसके अलग अलग जो कार्यालय हैं, यूनिसेफ का जो वेयर हाउस है वो कहाँ पे है जहाँ पे बच्चों को ये रहने के लिए घर प्रदान करता है। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें करवाए थे। वो यूनिसेफ की जो वीडियो है उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वहाँ से यूनिसेफ आपको पूरा तैयार हो जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो प्रमुख है वो कैथरीन रसेल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी केंद्रों के लक्ष्य हितग्राही नहीं है? गर्भवती महिलाएं बिल्कुल हैं, शिशुवती महिलाएं जिनको शिशु हो गया वो भी है, किशोरी महिलाएं भी हैं। परित्यक्ता महिलाएं जो अपने पति को छोड़ आई हैं या जिनके पति ने इनको छोड़ दिया है वो इसमें शामिल नहीं होंगी। अगला है, केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? जो महिला बाल विकास होता है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। याद रखिएगा, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत आता है? महिला बाल विकास जो विभाग है वो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, कमेंट करके एक आंसर बताइएगा। वर्तमान में जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसके प्रमुख कौन हैं, मंत्री कौन है उसके? ये भारत सरकार का एक केंद्रीय मंत्रालय होता है जिसको ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। देश में सामाजिक आर्थिक ताना बाना को संतुलन बनाने में ये प्रमुख भूमिका निभाता है। आपको ये बताना है कि वर्तमान में मानव संसाधन जो मंत्री हैं, केंद्रीय मानव संसाधन जो मंत्री हैं वो कौन है, ये आपको मुझे बताना है। मानव संसाधन समझ में ही आ रहा है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICDS के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित नहीं है? टीकाकरण बिल्कुल किया जाता है जिसको हम प्रतिरक्षीकरण बोलते हैं। स्वास्थ्य जांच भी की जाती है, पूरक पोषण आहार भी दिया जाता है। शाला पश्चात शिक्षा, शाला के बाद की शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। तो ये ऊपर के तीनों आ जाएंगे, चौथा गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो कि पब्लिक ग्रुप है हमारा जिसमें सभी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड और टेलीग्राम और पेड व्हाट्सएप ग्रुप अलग है जो नोट्स के साथ मिलता है। एक पब्लिक ग्रुप भी बनाया गया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। अगर बात की जाए कि महिला बाल विकास मंत्री कौन है तो वो है पूर्णिमा देवी, केंद्रीय स्तर की जो पूर्णिमा देवी हैं। और जो हमारे मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री हैं वो है निर्मला भूरिया, ये भी याद रखिएगा। जो मैंने A1 वीडियो करवाया था, टॉपिक वाइज जो वीडियो करा रही हूँ बहुत शानदार करा रही हूँ। जो A1 करवाया था वो उसमें मैंने
महिला आयोग करवाया था, उसमें मैंने पूरी महिलाओं से संबंधित जितने भी वर्तमान में प्रमुख हैं, महिलाओं से संबंधित जितना भी डाटा था वो महिला आयोग से संबंधित वो मैंने इस वीडियो में कवर किया था। तो आप ए सीरीज़ पूरी देखेंगे तो आपको टॉपिक वाइज हम वही केवल पढ़ा रहे हैं जो आना है एग्ज़ाम में, हर कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। बालिका मंडल योजना तथा गर्ल टू गर्ल अप्रोच योजना किस योजना के दो भाग है? बालिका समृद्धि योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, किशोरी शक्ति योजना। तो जो बालिका मंडल योजना है और गर्ल टू गर्ल अप्रोच योजना है, ये किस योजना के दो भाग हैं? तो ये किशोरी शक्ति योजना के दो भाग हैं। किसके? किशोरी शक्ति योजना के दो भाग हैं। ये किशोरी शक्ति जो योजना है 2000 में आरंभ हुई थी और 11 से 18 साल की जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए ये योजना आरंभ हुई थी। उनको पोषण प्रदान करने के लिए, उनको पोषण तत्व प्रदान करने के लिए इसको आरंभ किया गया था, किशोरी शक्ति योजना को। तो याद रखना इसके दो भाग हैं, बालिका मंडल योजना और गर्ल टू गर्ल अप्रोच योजना। किसके भाग है? किशोरी शक्ति योजना। एक और योजना है किशोरी सशक्तिकरण योजना। किशोरी सशक्तिकरण योजना को हम सबला योजना भी बोलते हैं और जो इसका आरंभ हुआ था ये 2011 में हुआ था। मेरी ये जो वीडियो की PDF है आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी जो आपको नोट्स लेने पर मिली होगी, तो आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगला है किसी देश की आबादी जन्म के समय कितने वर्ष तक जीवित रहने की आशा कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं? तो जितने वर्ष तक भी व्यक्ति जीवित रहता है उसकी आशा करता है उसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। लगभग 67 साल पहले थी 2011 की जनगणना के अनुसार 67.5 साल और वर्तमान में 70 साल कर दी है जीवन प्रत्याशा, मतलब कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है। प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से कितने उम्र से कम मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं? तो प्रति 1000 जन्म लेने पर यदि उसमें से 1 साल के अंतर्गत मतलब 0 से 12 माह के अंतर्गत यदि बच्चा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर का एक कारण यह भी है कि ग्राम स्तर पर हितग्राही द्वारा किस विटामिन का पूरा डोज प्राप्त नहीं किया जाता? विटामिन ए। विटामिन ए का यदि पूरा डोज प्राप्त नहीं होता तो वो शिशु मृत्यु दर का कारण बनता है। किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए का यदि पूरा डोज नहीं होता है तो वो शिशु मृत्यु दर का काम बनता है। विटामिन ए की जो टोटल खुराक है वो टोटल 9 खुराक दी जाती हैं बच्चे को। सबसे पहली जो खुराक दी जाती है वो 9 से 12 महीने में दी जाती है। बाकी जो खुराक दी जाती है वो 5 साल के अंतराल 5 साल तक की उम्र में 6 वर्ष के अंतराल में 16 माह से स्टार्ट होकर दी जाती है। तो अगर बच्चे को पूरा विटामिन ए का डोज नहीं दिया जाता तो उसको शिशु मृत्यु दर प्राप्त हो जाती है। इसमें पढ़ लेते हैं 6 महीने से कम उम्र के बच्चे स्तनपान ना करने वाले 50,000 यूनिट लें, इंटरनेशनल यूनिट लें। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। 6 से 12 महीने के बच्चे जो हैं वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लें। 12 से 36 महीने के बच्चे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लें और 37 से 60 महीने के बच्चे की जो उम्र के बच्चे हैं वो लगभग 2 लाख यूनिट लें। विटामिन ए की कमी के उच्च जोखिम में भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ली जाती है, ये उसकी मात्रा है, ये भी याद रखिएगा। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत ICDS के संचालन का उद्देश्य क्या है? ये किस उद्देश्य पे काम करती है? तो सबसे पहला है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकास की नींव रखना, ये भी सही है। मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण के बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, ये भी सही है। पोषण तथा विकास संबंधी देखभाल के लिए मतदान की क्षमता बढ़ाना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी इसके जो आंसर हो जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये जो योजना है 1 अप्रैल 2016 को आरंभ की गई थी। इसमें वर्तमान में 51,000 दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए वधु राशि को 51,000 रुपये और जो आयोजन करता है मतलब जो ये विवाह संपन्न करा रहा है उसको 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये याद रखिएगा। अगला है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो जिसको अग्नाशय भी बोला जाता है, ये जो ग्रंथि है वो इंसुलिन का स्राव करती है। अग्नाशय एक अंतःस्नावी और साथ में बहिस्नावी, मतलब इसको अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ये अंतःस्नावी बहिस्नावी दोनों हैं। अंतःस्नावी ग्रंथि के रूप में ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को विघटित करने में मदद करता है और हार्मोन के स्राव की तरह इंजेक्शन और ग्लूकोगान मदद करता है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज। ये
जो इंसुलिन है ये अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 तरह की कोशिकाओं के रूप में काम करता है। जो बीटा है वो इंसुलिन का स्राव करती है और जो अल्फ़ा है वो ग्लूकागॉन का स्राव करने को प्रेरित करता है। तो ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा जो अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि। मध्य प्रदेश में कुल कितने बाल संप्रेक्षण गृह संचालित हैं? 10, 12, 14, 18। बालवाड़ी 6 हैं और बाल संप्रेक्षण गृह जो हैं वो 18 हैं। बाल संप्रेक्षण गृह कितने हैं मध्य प्रदेश में? 18 हैं। क्या ये 18 कौन कौन से हैं? भोपाल, विदिशा, मुरैना, बैतूल, ग्वालियर, गुना, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, उज्जैन और रतलाम। 18 जगह। क्या होता है ये संप्रेक्षण गृह? ऐसे जो बच्चे जो कोई अपराध कर देते हैं, अपराध की श्रेणी में निराश्रित होते हैं, गुमशुदा हैं, भीख मांगने वाले बच्चे हैं, सड़क पर निवास करने वाले हैं, कानून द्वारा विवादित हैं, तो और बीनने वाले हैं जो बीनते रहते हैं सड़क पर, कुछ उनकी देखरेख एवं संरक्षण के लिए ये बाल संप्रेक्षण गृह को संचालित किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।